नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आप लोग को शुभकामनाएं देना चाहेंगे नया साल का। तो हमारे तरफ से नया साल की शुभकामनाएं आप सभी को। आशा करते हैं कि आप लोग सही सलामत होंगे और नया साल अच्छा से मनाए होंगे। ठीक है, चलिए सभी सावधानी को देखते हुए नया साल आप लोग को सेलिब्रेट करना है और अपना नया साल में एक प्रतिज्ञा लेना है कि इस साल में हमें कुछ ना कुछ कर जाना है। ठीक है, तो एक छोटा सा संदेश हमारे तरफ से है आपके लिए, जो हमने पहले ही लिख के रखा है। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए अब आप पढ़ लीजिए खुद से या हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। आंखों में सजे हैं जो सपने, आंखों में सजे हैं जो सपने, दिल में छुपी है जो अभिलाषाएं। आंखों में सजे हैं जो सपने, दिल में छुपी है जो अभिलाषाएं, यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए, आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। 2023 का नया साल मुबारक हो आप लोगों को। ठीक है, तो जैसा कि आप चलिए अब ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जैसे कि हिस्ट्री पूरा जीरो से पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री सीरीज में हमारा ये 7th सीरीज है, यानी 7वां लेक्चर है हमारा, जिसमें हम लोग 6 लेक्चर में हमने प्रागैतिहासिक काल को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आज का 7वां सीरीज जो है, तो 7वां सीरीज में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और इससे पहले हमने एक चीज बताया था कि ताम्र पाषाण काल थोड़ा सा जानते हैं पहले। ताम्र पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता हम स्टार्ट करें। ताम्र पाषाण काल बस 5 मिनट का चीज है। चलिए इस साल में लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, ये मेरे तरफ से विशेष है आपका, हमने विश किया है आपको, आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोग ताम्र पाषाण काल को थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ताम्र पाषाण काल के बाद ही आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो ताम्र पाषाण काल में वही चीज को देखेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक तो ये नाम से स्पष्ट हो जा रहा है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, यानी ताम्र मीन्स तांबा और पाषाण मीन्स पत्थर, यानी तांबा और पत्थर दोनों का संयुक्त जो युग था उसे ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग में पत्थर और तांबा दोनों चीज यूज किया जाता था। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल से 2-3 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पहला धातु जो मानव ने उपयोग किया वो कौन सा था? तांबा। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल आ जाता है, तो इसलिए तांबा सबसे पहले जो मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया वो तांबा था। ठीक है, अगला पॉइंट कि ताम्र पाषाण काल जो है, तो ताम्र पाषाण काल में मेनली तांबा और पत्थर, यानी तांबे और पत्थर के मैंने तांबे और पत्थर ये दोनों के सहयोग से हथियार बनाए जाते थे और उससे शिकार, जो मानव थे वो शिकार किया करते थे। ठीक है, तो कोई भी, जैसे हम लोग खेती के लिए भी कोई चीज बनाते थे तो उसमें पत्थर और तांबे दोनों यूज किया करते थे। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल में अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। ठीक है, चालकोलिथ, तो ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण काल को। और ये भी चीज पूछा है घुमा के इसको कि ताम्र पाषाण काल को निम्नलिखित में से कौन सा युग कहा जाता है, तो चालकोलिथ युग। ठीक है, तो ये पॉइंट चालकोलिथ में यानी कि ताम्र पाषाण काल में आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम व्यू से हो। अब अगला देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब हमारा वास्तव में जो इतिहास है, वास्तविक इतिहास अब शुरू होता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, जो हम बहुत ही बारीकी से
और कहानी के माध्यम से एकदम लाइन बाय लाइन हर चीज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक, हम जो जरूरत वाला चीज है उसको वहीं पे बताएंगे। ठीक है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी ये नहीं बताए वो नहीं बताए, हम पूरा एकदम सीरीज वाइज चलेंगे। ठीक है, तो हमने खुद ही क्रम सजा के रखा है कि हमको कैसे बताना है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पहले क्लास कीजिएगा पूरा, उसके बाद देखिएगा। अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी इस वीडियो में अभी नए हैं, इस सीरीज में नए हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि जाइए प्लेलिस्ट में हमारे और वहां पे वीडियो देखिए। यानी कि जो 6 सीरीज है, 6 सीरीज पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इसको पढ़िएगा तो और मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे किस तरीका से, तो सबसे पहले इसका हम लोग भूमिका जानेंगे, थोड़ा सा सिंधु घाटी के विषय में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषता थी, इसका खोज में क्या क्या चीज मिला, कहां कहां से मिला, हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भूमिका में चलते हैं। तो भूमिका में क्या जानेंगे हम लोग, तो देखिए क्या हुआ था कि हमारे इतिहासकार लोग जो हैं, जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा है, तो वो सभी लोग मानते थे कि हमारा जो इतिहास की शुरुआत होती है, यानी जहां से लिखित साक्ष्य हमको मिलता है, वो शुरू होता है कहां से, सिकंदर के आक्रमण से। ठीक है, यानी सिकंदर का आक्रमण जब 326 बीसी में, 326 बीसी में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो उससे पहले का कोई साक्ष्य नहीं मिलता था। यानी इतिहासकार लोग 326 से यानी सिकंदर के आक्रमण से मानते थे, लेकिन जैसे जैसे खोज हुआ पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से, वैसे वैसे हमारे इतिहासकारों ने फिर इतिहास को यानी कि विस्तार से फिर लिखा है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि हमारा वैदिक काल भी आता है, वैदिक काल से पहले फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता, उससे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल पढ़े हैं। ठीक है, तो ये जैसे जैसे खोज हुआ वैसे वैसे हमारा इतिहास लिखा गया। ठीक है, तो पहले तो हमारा जो इतिहासकार लोग थे वो मानते थे कि 326 यानी कि सिकंदर के आक्रमण से हमारा इतिहास काल का शुरुआत होता है। ठीक है, अब देखिए कि एक बार का जैसे 326 एक बार 1826 में चार्ल्स मैसन, 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक पुरातात्विक वैज्ञानिक समझिए, या पुरातात्विक साक्ष्य का जो भी जानकार था, चार्ल्स मैसन, 1826 में इन्हें कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिला, जिसके माध्यम से इन्होंने थोड़ा सा उसके विषय में लिखा अपने बुक में। और वो बुक 1842 में वो बुक प्रकाशित हुआ। 1842 में जब उनके बुक को पढ़ा गया तब पता चला कि नहीं, चार्ल्स मैसन ने पुरातात्विक विषय में यानी पुरातात्विक साक्ष्य के विषय में कुछ लिखा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ जानकारी दिया है। ठीक है, तो देखिए 1826 में इनको कुछ आइडिया लगा कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था, तो 1842 में इनकी जब पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसमें पढ़ा गया, तो उसमें कुछ आइडिया लगा कि भाई यहाँ पे कुछ कोई सभ्यता की बात की गई है। ठीक है, अब ऐसे ही क्या हुआ कि 1856 की घटना है। ठीक है, 1856 की घटना है कि 1856 में
1856 की घटना है कि कराची से लाहौर यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पहले तो भारत में ही था। तो कराची से लाहौर के बीच में रेल की पटरी बिछाया जा रहा था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि कराची से लाहौर के बीच में रेल की पटरी बिछाया जा रहा था। उसी क्रम में पटरी के नीचे पत्थर लगाने के लिए कुछ लोगों ने एक जगह पे देखा कि कुछ ईंट पड़ा हुआ है, तो वो लोग ईंट निकालना शुरू कर दिए और पटरी के अंदर डालना शुरू कर दिया, यानी पटरी पे बिछाना शुरू कर दिया। उन्होंने जितना खोदा उतना अच्छा ईंट उनको मिलने लगा, यानी तरह तरह के डिजाइन मिलने लगा, और उन्होंने पूरा लगभग ईंट उसमें लगा दिया, यानी पटरी बिछाने में लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज 1856 की घटना है कि कराची से लाहौर के बीच में जब रेल पटरी का निर्माण हो रहा था, तो उस समय में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का ही ईंट प्राप्त हुआ था वहां से, ठीक है, उस ईंट को रेल की पटरी में लगाया जा रहा था, ठीक है। तो 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, जो ये जांच करेगा कि आखिर ये 1856 में जो ईंट निकल रहे थे कराची से लाहौर के बीच में, आखिर ये ईंट, ये पत्थर, ये जो भी चीज मिल रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्य, ये आखिर क्या है, ठीक है। उसके माध्यम से इतिहास जानने का इन लोगों ने प्रयास किया, ठीक है। तो 1861 ईस्वी में भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, ठीक है, जिसका जनक माना जाता है कनिंघम को, ठीक है। चलिए अब देखिए कि क्या हुआ। भूमिका में तो हम लोग इतना जानेंगे कि जब 1861 ईस्वी में स्थापना हो गई, तो 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में एक जगह का खोज किया, जहां पे देखा कि यहाँ पे कोई पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है, और वो जगह कौन सा था? हमारा हड़प्पा था, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है, लेकिन पहले भारत में ही था। तो 1921 में दयाराम साहनी ने देखा कि यहाँ पे बहुत ऐसी चीज मौजूद है जो कि हमारे इतिहास की जानकारी दे सकता है। तो जगह था हड़प्पा, ठीक है, और उसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने, ठीक है। अब 1921 में तो हड़प्पा का खोज हो गया। अब 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो, ठीक है, राखल दास बनर्जी द्वारा, ठीक है, राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो में खोजा गया कि भाई यहाँ भी बहुत ऐसा चीज है जो इस युग का नहीं है, ठीक है, जो इस युग का नहीं है, यानी कि जो साक्ष्य मिल रहे थे, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे थे, उससे पता चल रहा था कि ये बहुत ही प्राचीन काल की कोई सभ्यता है, ठीक है। तो 1922 में राखल दास ने जब उसका उत्खनन हुआ, यानी कि जब उसकी खुदाई हुई, तब जब उसका नामकरण किया गया, तब पता चला कि ये मोहनजोदड़ो में बहुत चीज मिला। हम लोग उसको बारीकी से देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने किया, और ये इसका जो उत्खनन का काम किसके नेतृत्व में हो रहा था? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन, यानी कि उस समय में ये महानिदेशक थे, ठीक है, यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान यानी तत्कालीन क्या थे? ये निदेशक थे, ठीक है। तो उन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जगह का खुदाई हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, ये तो रहा भूमिका में इतना चीज जानना है कि आखिर कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या जानकारी मिली, तो काम आगे बढ़ा, ठीक है। ये रहा हमारा भूमिका। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए, एक एक चीज हम लोग बारीकी से पढ़ते जाएंगे, ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहेंगे। अब देखिए, इसका आखिर नामकरण जो हुआ, तो हम लोग नामकरण पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जितना भी इसका स्थल खोजा गया, यानी इस समय काल का जो भी स्थल खोजा गया, पता चला कि वो या तो सिंधु नदी के किनारे है या सिंधु नदी की जो सहायक नदियां है उनके किनारे। अधिकांश ऐसे जगह मिले जो सिंधु नदी के किनारे या उसकी सहायक नदियों के किनारे थे, ठीक है। तो इसीलिए इस जगह का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, ठीक है। फिर से सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण इसलिए किया गया ताकि अधिकांश ऐसे जगह मिले जो सिंधु नदी के किनारे थे या सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी उसके किनारे थे, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब चलिए हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता, तो देखिए 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया। 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया गया और किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया गया, ठीक है। और जब हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ऐसे बहुत जगह देखेंगे हम लोग जिसका खोज हुआ, तो पता चला कि जो हड़प्पा है ये मुख्य है, यानी कि लगभग सेंट्रल पार्ट है, यानी क्या केंद्र में लगभग कि सभी जो स्थल आसपास में मिले हैं, यानी कि हड़प्पा के आसपास में ही, यानी हड़प्पा सेंट्रल मुख्य केंद्र बिंदु समझ लीजिए, और उसके आजू बाजू में सभी स्थल मिले हैं। तो इसलिए जब देखा गया कि जो हड़प्पा है ये लगभग केंद्र बिंदु में है, यानी मुख्य रूप से मुख्यतः है, मेन उसमें हड़प्पा था, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। तो एक तो इसका खोज सबसे पहले हुआ था, यानी हड़प्पा का खोज पहले हुआ, पहला चीज। और दूसरा चीज कि हड़प्पा जो था ये जो अन्य स्थल खोजे गए हड़प्पा में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हड़प्पा के आजू बाजू यानी इर्द गिर्द ही सब फैले हुए थे, तो इसीलिए ये केंद्र बिंदु में लगभग स्थित था, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया, ठीक है। तो नामकरण समझ लिए कि नामकरण क्यों कैसे किया गया। चलिए अब चलते हैं, नामकरण हो गया हमारा, भूमिका हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसका भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग भौगोलिक स्थिति देखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए ये ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। तो देखिए जैसे हम एक मैप बना दे रहे हैं, देखिए तो देखिए सबसे उत्तरी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा की बात किया जाए तो सबसे उत्तरी सीमा आता है मांडा। मांडा सबसे उत्तरी सीमा आता है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि J&K जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक। अब सबसे पूर्वी का बात किया जाए तो आता है आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर जो कि यूपी में स्थित है। ठीक है। सबसे दक्षिणी का बात किया जाए तो दैमाबाद, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे पश्चिमी का बात किया जाए तो सूत्का-गेडोर, सूत्का-गेडोर, सूत्का-गेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान लिख दे रहे हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। चलिए देखिए, अब ये हो गया, ये हमारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। अब देखिए भारत में हम लोग देखते हैं कि 3 मांडा, आलमगीरपुर और दैमाबाद। तो ये हमारा हो गया मांडा, मांडा, ये हो गया हमारा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये हमारा हो गया दैमाबाद। और ये बाहर जो है यानी कि भारत से बाहर इसका जो पश्चिमी पॉइंट है ये है सूत्का-गेडोर, सूत्का-गेडोर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो देखिए इसकी आकृति जो है लगभग इस तरह की है, लगभग इस तरह का है। ठीक है। तो हम लोग क्या इसका आकार जो है यानी इसकी आकृति जो मानते हैं, तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार माना जाता है, त्रिभुजाकार। तो एक तो पॉइंट लिख लीजिएगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये त्रिभुजाकार फैला हुआ है, यानी इसका आकार कैसा था तो त्रिभुजाकार। ठीक है। कैसे? तो 3 तो हमारा भारत में है और 1 पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार माना जाता है। और देखिए इसका सबसे उत्तरी बात किया जाए तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे पूर्वी का बात किया जाए तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में स्थित है। और सबसे दक्षिणी का बात किया जाए तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे पश्चिमी का बात किया जाए तो सूत्का-गेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। तो एक तो पहला चीज कि इसका चौहद्दी याद रखिएगा क्योंकि ये चौहद्दी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए कि देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लंबाई की और चौड़ाई की बात किया जाए तो देखिए उत्तर से दक्षिण ये लगभग 1400 किलोमीटर है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण, फिर से सुनिएगा, उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम का बात किया जाए तो लगभग 1600 किलोमीटर में स्थित है। ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण का बात किया जाए तो 1400 और पश्चिम से पूरब का बात किया जाए तो लगभग 1600। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल का बात किया जाए, क्षेत्रफल तो लगभग 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कुल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये चीज भी पूछा जाता है कि पश्चिम से पूरब कितना फैला हुआ है या उत्तर से दक्षिण कितना फैला हुआ है। ठीक है। अब इसका पूछ दिया जाएगा कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि किस नदी पर स्थित है, यानी कि इसकी जो चौहद्दी है वो नदी का भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम ऑफ व्यूज से। ठीक है। एग्जाम में नदी का भी नाम पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग अब नदी को देखते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। चिनाब नदी, मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब आलमगीरपुर। ठीक है। अब आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर जो कि यूपी में स्थित है, ये है हमारा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हिंडन नदी। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा है, हिंडन नदी। अब दैमाबाद जो है ये प्रवरा नदी, ये प्रवरा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दैमाबाद।
और प्रवरा नदी जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। प्रवरा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब सुतका गेडोर, ठीक है। अब सुतका गेडोर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ये किस तट पर स्थित है? तो दास्क नदी, दास्क नदी। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी के तट पर स्थित है। नदी याद रखना है, जगह का नाम याद रखना है और किस राज्य में है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए सबसे पूर्वी का बात किया जाए तो सबसे पूर्वी आलमगीरपुर जो कि मेरठ यूपी में स्थित है और ये किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी। और सबसे दक्षिणी का बात किया जाए तो दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी के तट पर? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हमारा आ जाता है पश्चिमी पॉइंट। तो पश्चिमी बिंदु यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु जो है ये हो जाता है हमारा सुतका गेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और ये दास्क नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? इसकी भौगोलिक संरचना। यानी भौगोलिक संरचना में हम लोग देख लिए कि किधर से किधर फैला हुआ है, इसका एरिया कितना है, इसका आकार कितना है, ठीक है। चलिए इसमें और एक दो पॉइंट, जैसे हमने बताया था कि सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन को कुछ साक्ष्य मिला जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग यानी कि जैसे हम लोग मानते हैं कि सिकंदर के बाद कोई सभ्यता थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि हमसे प्राचीन भी कोई सभ्यता थी, ठीक है। 1826 में इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था जो कि 1842 में प्रकाशित हुआ था इनका पुस्तक। उस पुस्तक में ये चीज लिखा हुआ था कि हमसे पुरानी भी कोई सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में यह जानकारी दिया गया था, ठीक है। चलिए अब ये जब ये खुल के कब आ गया? 1856 में, यानी कराची से लाहौर के बीच में जब हम लोग ट्रेन यानी कि पटरी का निर्माण हो रहा था, उस समय में जब ईंटें निकल रही थी, जितना ही नीचे खोदो उतना ही अच्छा ईंटें और रंग बिरंगी तरह तरह के डिजाइन का ईंटें पत्थर निकल रहे थे। तो 1856 में, तो 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो कि कनिंघम जिसका पिता कनिंघम को माना जाता है, उनके द्वारा 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है जो ये जांच करेगा कि आखिर ये जो ईंटें निकल रहे हैं आखिर इसका संबंध क्या है, ठीक है। और उसके माध्यम से हम लोग इतिहास को जाने। जो 1921 में पूरा ओपन हो गया। 1921 में खुल के आ गया हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा एक सभ्यता के रूप में, और 1922 में निकल के आ गया मोहनजोदड़ो, ठीक है। जो उत्खनन से पता चला है क्योंकि वहां पे तरह तरह के बर्तन, बिल्डिंग, घर सब कुछ मिले हैं। हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसमें कि एक चीज इसमें कि रेडियो कार्बन डेंटिंग इसको बोला जाता है C14 पद्धति। रेडियो कार्बन डेंटिंग पद्धति क्या है? तो देखिए रेडियो कार्बन डेंटिंग जो है, इससे किसी भी जीवाश्म का पता लगाया जाता है। उसका लगभग एज अनुमानतः, एक्यूरेट नहीं, अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। किसी भी अगर कोई भी अवशेष मिल रहा है तो उसको कार्बन डेंटिंग के माध्यम से, कार्बन 14 डेंटिंग के माध्यम से हम लोग उसका लगभग एक अनुमानतः आयु निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन जो भी हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य मिला सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उस माध्यम से हम लोगों ने जो डेट फिक्स किया सिंधु घाटी सभ्यता का, वो 2500 बीसी से 1750 बीसी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल हम लोग क्या निर्धारित किए? 2500 बीसी से 1750 बीसी। ये कार्बन डेंटिंग कहता है 2500 बीसी से 1750 बीसी। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि इसकी जो मेन इसका समय काल है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है।
2350 BC से, यानी 2300 BC से 1750 BC। ठीक है, अधिकांश इतिहासकारों का मानना है, लेकिन कार्बन डेटिंग के माध्यम से निकला कि 2500 BC से 1750 BC के बीच में ये पूरा अपनी विस्तार रूप में थी, जो 1750 BC के बाद लगभग समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई, एकाएक विलुप्त हो गई। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम ऑफ व्यू में से दोनों ही इम्पोर्टेंट, देखिए एग्जाम ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट चीज था हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो आज हमने भूमिका देखा, भूमिका के बाद हमने क्या देखा कि उसका भौगोलिक संरचना देखा, यानी भौगोलिक स्थिति देखा कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग और कुछ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस करते हैं। ठीक है, अब जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से आप यहां तक अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जरूर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो ये सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, फिर एक बार आप लोग को विश कर देते हैं नया साल की शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, आप लोग भी पढ़ाई लिखाई अच्छा से कीजिए। इस साल कुछ नया करना है, बस इतना ठानिए कि इस साल कुछ नया करना है, और इस साल में लक्ष्य हासिल करके रहना है। ठीक है, जो बीत गया उसके विषय में पश्चाताप नहीं करना है, जो बीत गया उसके विषय में बिल्कुल नहीं सोचना है। बीत गया, बीत जाने दो। अब जो नया आने वाला है सोचो उसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं। ठीक, उसको बेटर करने के लिए जी जान लगा दीजिए, क्योंकि जो बीत गया उसको आप लोग सोच के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आने वाला है प्रयास कीजिए कि वो बेटर हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।